वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम पार्ट 3 देख रहे हैं, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसमें हमने अभी तक देखा कि लेखिका कैसे बताती हैं कि वो कैसे 7 मार्च को काठमांडू से निकली, पहली बार कैसे निहारा और क्या देखा, कैसे पर्वत पे एक ध्वज सा लहराता दिखाई दिया जो सूखी बर्फ़ थी, हवा के तेज बहने के कारण ऊपर दिखाई पड़ रही थी, जो 10 किलोमीटर लंबी हो सकती है। इसके बाद इनके दल के जो नेता हैं कर्नल खुल्लर, उन्होंने क्या कहा। उपनेता प्रेमचंद जो इनके पहले अग्रिम दल में गए थे, जो इनके लिए सब रास्ता बना के रखा था, झंडियाँ लगा के रखा था, उन लोगों ने रास्ते को साफ़ किया था, हिमपात के रास्ते को, कुंभो हिमपात के, उन्होंने भी क्या जानकारी दी, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा। उसके आगे हम देखते हैं कि अच्छा, उसमें कर्नल खुल्लर जो हैं इनके नेता, वो कहते हैं क्योंकि ये लोग जब वहाँ पेरिस पहुँचे उसके पहले इनको खबर मिली कि 16 शेरपा कुलियों का जो दल गया था उसमें एक की मृत्यु हो गई, 4 घायल हैं, क्योंकि कुंभो हिमपात के पास, लात्सो के पास बहुत बड़ी ऊंची चट्टानें खिसक आई हैं और अनियमित हिमपात शुरू ही है, अनिश्चित अनियमित, कैसे भी मौसम ऊपर बदल जाता है क्षणों में ही, तो वहाँ मृत्यु हो गई। तो ये सबके लिए थोड़ा सा दुखद समाचार था, अवसाद वाला था, चिंतित करने वाला था। लेकिन इनके नेता कर्नल खुल्लर ने कहा कि आप जब इतने बड़े महान किसी लक्ष्य के लिए निकले हैं तो बहुत बार ये तो बहुत छोटी, मतलब मृत्यु को भी छोटी घटना समझकर सहजता से स्वीकार करना, मतलब क्या, मृत्यु को भी आपको सहज स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि इतने बड़े महान लक्ष्य में मृत्यु भी सहज है। इसलिए चिंतित परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ना है बिना डरे। और उपनेता प्रेमचंद आते हैं, वो भी बताते हैं कि उन्होंने कैसे सारा कार्य कर दिया है ऊपर तक, झंडियाँ लगाने से, रास्ते को साफ करने से लेकर, चिन्हित करने से लेकर, लेकिन अनियमित बर्फ़ की जो बारिश है, हिमपात जो हो रहा है, ये सारा काम व्यर्थ हो सकता है, दोबारा ये काम करना पड़ सकता है। हमने यहाँ तक देखा था। बेस कैंप में पहुँचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। अभी बेस कैंप में लोग पहुँचे भी नहीं हैं, फिर से एक मृत्यु की खबर मिलती है। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। अब बेस कैंप में पहुंचने से पहले ही और एक मृत्यु की खबर मिलती है, जो वहाँ का रसोइया है ऊपर का, इनके पहले के दल का, वहाँ जलवायु अनुकूल न होने के कारण, मतलब अचानक मौसम बदल जाने के कारण जो रसोई में हेल्प करता है खाना बनाने के लिए, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लेखिका मानती है कि निश्चित रूप से हम लोग आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, कि बहुत अच्छा है, हम आराम से सफ़र करते, यात्रा करते जा सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं थी। सब विपरीत परिस्थितियां थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, जैसे उन्होंने बताया कि सबसे पहले नमचे बाजार में से लेखिका ने देखा था, फिर पेरिस पहुंची, वहाँ से भी देखा होगा, एक दूरी से एवरेस्ट की चोटी को देखा था लेखिका ने, शिखर को मतलब चोटी को लेखिका ने देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लात्सो और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। उस एवरेस्ट की चोटी में एक आकर्षण ऐसा था कि लेखिका भौचक्की खड़ी होकर देखती रह गई और उन पहाड़ियों से घिरी वहाँ की टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदियाँ जो दिखाई पड़ रही थी ऊपर से, लात्सो नुत्से की पहाड़ियाँ ऊंचाइयों से घिरी हुई, वहाँ से बहने वाली वो बर्फ़, वो सब देखती खड़ी रह गई लेखिका। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। हिमपात अपने आप में, हिमपात किसे कहते हैं? बर्फ का गिरना, अपने आप में बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना। अव्यवस्थित ढंग से इसलिए नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, बर्फ की बारिश हो रही है हल्की हल्की, अचानक बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े खिसक कर गिर सकते हैं, क्योंकि वो बर्फीली चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ हैं। चट्टानें मतलब छोटी छोटी चट्टानों से वो पहाड़ियाँ बनी हैं। जैसे अगर हम जैसी जगहों पर सड़क भी बनती है, आप देखते होंगे, अगर आप कभी सफ़र करते होंगे, जैसे
कौन कौन से घाट हैं। मुंबई जाने के लिए कसारा घाट है और दूसरे बहुत सारे घाट हैं, या दूसरे बहुत सारे क्षेत्रों में हम जब भी जाते हैं, दूसरे राज्यों के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ सारे घाट लगते हैं हमें। घाट मतलब ऐसे पहाड़ियों वाले रास्ते जिनको पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाए गए। अब बहुत सारे जो पुराने रास्ते बनाए गए हैं, बहुत सारी पहाड़ियों को कट कर दिया गया है, वहाँ उतनी चिंता का विषय नहीं रहता। लेकिन कुछ ऐसे घाट हैं कि जहाँ आज भी खड़ी पहाड़ियाँ खड़ी हैं और वो पहाड़ियों पे जाली लगानी पड़ती है कि कभी भी टुकड़े टूट टूट कर गिर सकते हैं चट्टानों के, क्योंकि लगातार वो बारिश, धूप, गर्मी सह रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के बनाया गया उन रास्तों को, राज्यों को जोड़ने के लिए, शहरों को जोड़ने के लिए, तो वो टूट कर गिरते रहते हैं और अव्यवस्थित ढंग से गिरेंगे ना, ऐसे कोई फिक्स नहीं है उसमें। तो हिमपात भी क्या है, ऐसे ही अव्यवस्थित ढंग से बर्फ़ की बारिश है, जिसमें वो बर्फ ही है। अचानक मौसम कैसे बदला और बर्फ गिरने लगी वहाँ से टूट टूट कर, और बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी, छोटी छोटी चट्टानें गिर रही हैं, बड़ी बड़ी भी गिरने लगेंगी, या हल्की बारिश होती रहेगी, बहुत ठंडा हो जाएगा मौसम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ सब कुछ अनिश्चित होता है इतनी ऊंचाई पर। तो हिमपात का अव्यवस्थित मतलब हिमपात मतलब अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से, ग्लेशियर जो नदी है वहाँ की बर्फ़ जो बहती रहती है, ग्लेशियर पिघलता रहता है, बर्फ़ के बहने से अक्सर ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, जिसमें बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। मतलब अब वो नदी जैसी बह रही है, बर्फ़ पिघल कर जो बह रही है ग्लेशियर वहाँ से, उसमें अचानक बड़े बड़े चट्टानें भी टूट कर गिर जाती थी और बहने लगती थी। और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। कुछ भी परिस्थिति वहाँ मौसम की बदल सकती है। सीधे धरातल पर पड़ने का विचार, मतलब आप जा रहे हैं, वहीं से वो ग्लेशियर बह रहा है, उसको पार करते हुए जा रहे हैं, अचानक पता चला कि वो धरातल में चला जा रहा है, नीचे धंस जा रहे हैं, आप कई किलोमीटर नीचे चले जा रहे हैं धंसते हुए, क्योंकि वो बर्फ़ ही है सब कुछ। इतना आसान नहीं है ऐसी जगह सफ़र करना। पढ़ने का विचार, इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। और ऐसे किसी गहरे गड्ढे खाई में आप गिर गए, वो हिम विदर में बदल गया, हिम विदर में बदल गया मतलब सब बर्फ़ ही बर्फ़ है, आप नीचे बर्फ़ में धंस गए नीचे जाके। ये भी बहुत डरावना और भयंकर ख्याल था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। बहुत सोच समझ के वहाँ आपको पैर रखने होते हैं, इसीलिए आप इनसे भी पहले एक दल जाकर रास्ता बनाकर आता है कि आप इसी रास्ते से होकर गुजरे। वहाँ झंडियाँ लगा कर आते हैं, वो वहाँ पुल बना कर आते हैं, रस्सियाँ चिन्ह बना कर आते हैं, ऐसे कुछ चिन्ह जो भी उनके पास कपड़े हैं, रस्सियाँ हैं, उसको लगा कर आते हैं, छोटे छोटे झंडे लगा कर आते हैं कि इसी रास्ते से होकर गुजरना है, क्योंकि अन्य कहीं जगह पर कुछ भी खतरा हो सकता है। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। ये जानकारी भी दे दी गई थी इनको कि कितना भी बचाव किया तो 1 दर्जन मतलब 12 लोगों को कम से कम ये हिमपात, मतलब आपके वो सब चीज़ों का साइंटिफिकली विश्लेषण किया हुआ है वैज्ञानिक तरीके से कि यहाँ से गुजरेंगे तो इतने लोग गुजर रहे हैं, तो इतने लोगों को ये छुएगा ही छुएगा निश्चित, क्योंकि कुछ भी परिस्थिति वो बार बार किस तरह से बदल रहा है उसके विश्लेषण के आधार पर बताया गया इनको कि संपूर्ण प्रवास के दौरान, पूरे प्रवास के दौरान हिमपात जो बर्फ़ की बारिश है लगभग 1 दर्जन आरोहियों मतलब चढ़ने वालों को भी और जो कुली हैं उनको भी छूता रहेगा प्रतिदिन। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक लेके गए। दूसरे दिन ये लोग बेस कैंप तक पहुँचे और नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को, जो इनको नया सामान भी ऊपर लेकर चढ़ना था, उसको हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अब वो 2 मार्क का प्रश्न आता है, डॉक्टर मीनू मेहता ने इनको क्या सिखाया या क्या बताया या कैसे इनको मतलब ट्रेनिंग दी, किस चीज़ की ट्रेनिंग दी, ये इसके बारे में आपको प्रश्न आता है। मतलब क्या इनको सिखाया, किस बारे में। तो डॉक्टर मीनू मेहता ने इनको एल्युमिनियम की सीढ़ियों से, जो एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ इनके पास थी, उससे अस्थाई पुल कैसे बनाना, अस्थाई पुल बनाकर पार कैसे होना,
अगर बीच में बर्फ़ की नदी बह रही है, ग्लेशियर बह रहा है, तो अस्थाई पुल बनाना, अस्थाई मतलब थोड़ी देर के लिए पुल बनाना, और वहाँ से हट जाने के बाद पुल भी निकाल लिया जाता था। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग कैसे करना, उसको बांधने के लिए। बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवार है तो उस पर रस्सियों को कैसे बांधना, और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में। जो इनसे पहले जाने वाला दल था वो किस तरह के अभियांत्रिक कार्य, अभियांत्रिक मतलब वो किस तरह के इंजीनियरिंग वाले कार्य कर रहा था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी मीनू मेहता ने। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब ये दूसरा दिन सामान पहुंचाने ले जाने में डॉक्टर मीनू मेहता ने जो इनको समझाया उसमें गया। तीसरा दिन जहाँ भी हिमपात हो रहा है वहाँ से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। सामान ढोकर चढ़ना है ऊपर, इसका भी वहाँ अभ्यास करना था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। इनके साथ कोई रीता गोम्बू पर्वतारोही हैं, इनके साथ महिला यात्री हैं, वो साथ साथ ये दोनों चढ़ रही हैं। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, वॉकी टॉकी से बात कर रही हैं, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। बेस कैंप पर बता रहे थे हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। तो ये और रीता गोम्बू ऐसी पहली 2 महिलाएं थी जो सबसे पहले ऊपर जाकर कैंप 1 पर पहुंची। पहली 2 महिलाएं, इनके साथ जितने भी लोग निकले थे वहाँ से, उसमें पहली 2 महिलाएं थी जो ऊपर कैंप 1 पर पहुंची, और इन्होंने वॉकी टॉकी पे अपने जो इनके नेता हैं दल के कर्नल खुल्लर को उसकी जानकारी दे, तो वो बहुत खुश हुए कि पहली 2 महिलाएं बेस कैंप 1 तक पहुंच गई। बेस कैंप 1 तक नहीं, सॉरी, कैंप 1 तक पहुंच गई। तो इसके आगे का लेसन हम बचे हुए अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।